हम उस तस्वीर से करना चाहते हैं जो हजारों सवालों से भरी हुई है। और ये तस्वीर उस गरीब टैक्सी ड्राइवर की है जिसकी आज सुबह दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बेरहमी से हत्या कर दी गई। हत्या जिस हथियार से हुई उस हथियार का नाम है इंफ्रास्ट्रक्चर, और जिसने ये हत्या की है उसका नाम है बेईमानी। इस तस्वीर को एक बार आप जरा देखिए। ये एक टैक्सी है जो उसी छत के नीचे खड़ी हुई थी एयरपोर्ट के, जो छत बारिश की वजह से नीचे गिर गई, और इसमें जो गरीब लाचार टैक्सी ड्राइवर बैठा है उसे बचने का मौका भी नहीं मिला। सब कुछ सेकंडों में हो गया। आप देख सकते हैं वो अपनी गाड़ी में फंसा ही रह गया। और ये तस्वीर आज पूरे देश ने देखी है। आप इसे भूलिएगा नहीं, क्योंकि हमारे देश के लोगों की वैसे भी याददाश्त बड़ी कम होती है, कमजोर होती है, लेकिन यह तस्वीर याद रखने वाली है। जिस बेईमानी से दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की छत का निर्माण हुआ था, आज वो छत बारिश और तूफान के दौरान एक झटके में ढह गई। कुछ घंटों की बारिश को बर्दाश्त नहीं कर पाई और इस छत के गिरने से एक ऐसे व्यक्ति की मौत हुई जो ये सोच रहा था कि ये छत उसे आंधी, तूफान और बारिश से बचा लेगी। जब हम किसी ऐसे भवन में बैठे होते हैं, किसी ऐसी छत के नीचे होते हैं जो हमारी सरकार ने बनाई है, तो इस विश्वास के साथ वहां खड़े होते हैं कि ये छत हमें बचा लेगी। लेकिन आज इस छत ने धोखा दे दिया। ये छत बेईमानी के बोझ से इतनी कमजोर हो चुकी थी कि इसने इस गरीब टैक्सी ड्राइवर की जान ले ली, और हर बार की तरह हत्या का एक और मामला लापरवाही का मामला बन गया, और हर किसी ने यह मान लिया कि यह एक दुखद, दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना है जो लापरवाही से हुई है। लेकिन यह झूठ है, यह गलत है। सच्चाई यह है कि यह दुर्घटना नहीं बल्कि एक मर्डर है, और यह मर्डर उस इंफ्रास्ट्रक्चर के हथियार से हुआ है जिसमें बेईमानी का सीमेंट लगा था। और इसीलिए हम चाहते हैं कि आज पूरा देश इन तस्वीरों को हमेशा याद रखे और इन तस्वीरों को कभी ना भूल पाए। सोचिए, यह भारत का इतना बड़ा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है, शायद सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है भारत का, जिसकी छत कुछ घंटे की बारिश भी झेल नहीं पाई और इसके कारण एक गरीब टैक्सी ड्राइवर की जान चली गई। लेकिन इससे भी ज्यादा दुख की बात यह है कि हमारे देश के नेता इस घटना पर राजनीति कर रहे हैं और इसका दोष एक दूसरे पर डाल रहे हैं। अब यह दोष कांग्रेस का है या बीजेपी का है। बीजेपी कहती है कांग्रेस का दोष है, कांग्रेस कहती है बीजेपी का दोष है। सब आंकड़ेबाजी कर रहे हैं, सब पुराने तिथियां निकाल रहे हैं, पुरानी घटनाओं का ब्यौरा निकाल रहे हैं, ताकि यह बताया जा सके कि भाई इसमें मेरा दोष नहीं है, इसमें तो उनका दोष है। लेकिन इससे जनता का क्या फायदा? इससे क्या उस व्यक्ति की जान लौट आएगी जो व्यक्ति इसमें मारा गया? कांग्रेस का आरोप है कि इस एयरपोर्ट के जिस टर्मिनल की छत गिरने से दुर्घटना हुई, उस टर्मिनल का उद्घाटन इसी साल मार्च के महीने में खुद प्रधानमंत्री मोदी ने किया था, और इसीलिए इस दुर्घटना का सारा दोष प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार का है। उधर मोदी सरकार का कहना है कि जिस छत के गिरने से यह हादसा हुआ, वो छत वर्ष 2008 और 9 में उस समय बनाई गई थी जब देश में यूपीए की सरकार थी और प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। और यह बात सही है। यह बात भी सही है कि इस घटना का संबंध उस निर्माण कार्य से नहीं है जिसका उद्घाटन इसी साल प्रधानमंत्री मोदी ने किया था। लेकिन किसी न किसी ने तो इसका उद्घाटन किया ही होगा। यहां एक बड़ा सवाल यह भी है कि क्या इस घटना के लिए यूपीए की सरकार को सिर्फ इसलिए दोषी मानना सही होगा कि यह छत उसकी सरकार में बनी थी? क्योंकि यूपीए की सरकार तो 2014 में चली गई थी। 2014 से लेकर 2024 तक तो मोदी सरकार थी। इस सरकार की यह जिम्मेदारी नहीं थी कि वो छत जिसने भी बनाई हो, या तो उस छत का, उस बिल्डिंग का सेफ्टी ऑडिट कराते, और अगर यह पाया गया कि यह कमजोर है बिल्डिंग, इस बिल्डिंग में बेईमानी हुई है, इसमें लापरवाही हुई है, तो उसे ठीक कराया जा सकता था। पूरे 10 साल का समय था। इसलिए आज हम अपने नेताओं को तो यह कहना चाहेंगे कि कम से कम ऐसे मुद्दों पर राजनीति ना करें। दिल्ली एयरपोर्ट के रखरखाव पर हर साल 118 करोड़ रुपए खर्च होते हैं, और अगर एयरपोर्ट के किसी दरवाजे का एक हैंडल भी खराब हो जाए तो इसकी भी रिपोर्ट बनाकर भारत सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्रालय को दी जाती है, और एयरपोर्ट की सुरक्षा के मद्देनजर हर साल उसका सेफ्टी ऑडिट भी होता है। लेकिन सोचिए, अगर इतना सब कुछ होता है तो फिर इसके बाद भी एयरपोर्ट की छत गिर जाती है, और यह हादसा फिर आखिर कैसे हो सकता है?
दिल्ली एयरपोर्ट का संचालन देखने वाली कंपनी दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, जिसे हम डायल भी कहते हैं, उसका कहना है कि दिल्ली में वर्ष 1936 के बाद पहली बार जून के महीने में इतनी भयंकर तेज बारिश हुई है और इसी बारिश के कारण एयरपोर्ट की छत ढह गई। तो उन्होंने तो पूरा दोष जो है वो बारिश को दे दिया कि हम क्या करें, बारिश ही इतनी तेज हुई कि एयरपोर्ट की छत ढह गई। लेकिन हमारा सवाल यह है कि हमारे देश में जो एयरपोर्ट बनाए जाते हैं, रेलवे स्टेशंस, बड़े बड़े हाईवेज, बड़ी बड़ी इमारतें, वो इस हिसाब से बनाई जाती हैं ताकि ये सब भारी बारिश, आंधी और तूफान को भी झेल सके। हम तो ये कह रहे हैं कि 4 घंटे की बारिश नहीं, 4 महीने तक भी अगर लगातार बारिश होती रहे तो भी हमारे देश के एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन, इमारतें और सड़कों को टूटना नहीं चाहिए। लेकिन इस मामले में तो उल्टा हो रहा है और यह साबित करने की कोशिश हो रही है कि सारा कसूर बारिश की इन बूंदों का है, जबकि ऐसा कहा जा रहा है कि यह छत इसलिए गिरी क्योंकि उसके बीम में जंग लग चुका था और कुछ समय पहले हुए सेफ्टी ऑडिट में इस छत को असुरक्षित भी मान लिया गया था। और ऐसा बताया जा रहा है कि एयरपोर्ट के इस हिस्से को अगले महीने से बंद करके इस छत की मरम्मत का काम शुरू होने वाला था, लेकिन उससे पहले ही इस गरीब टैक्सी ड्राइवर की मौत आ गई और यह छत गिर गई और इसने हमारी पूरी की पूरी व्यवस्था की पोल खोल दी। इस व्यवस्था में कौन कौन लोग हैं? इसमें वो प्राइवेट कंपनियां शामिल हैं जिन्होंने इस एयरपोर्ट को बनाया, वो प्राइवेट कंपनियां शामिल हैं जो इस एयरपोर्ट का संचालन करती हैं, वो संस्थाएं शामिल हैं जिन्होंने इसका एयरपोर्ट का सेफ्टी ऑडिट किया होगा, और वो सरकार जिम्मेदार है जिसके पास कोई भी कदम उठाने की, कोई भी फैसला करने की पूरी आजादी थी। आज आपको यह भी सोचना चाहिए कि जिस घटना में 12,000 करोड़ रुपए की लागत से बने एयरपोर्ट की छत गिरी हो, क्या उस घटना में बेईमानी करने वाली हमारी व्यवस्था, बड़े बड़े सरकारी अधिकारियों, कॉन्ट्रैक्टर्स, बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनियों की जिम्मेदारी तय नहीं होनी चाहिए थी? और क्या इन कंपनियों के जवाबदेह अधिकारियों और सरकारी अफसरों के खिलाफ एफआईआर नहीं होनी चाहिए थी? ये इसलिए हम सवाल पूछ रहे हैं क्योंकि इस मामले में अभी जो एफआईआर दर्ज की गई है, इस एफआईआर में सारी धाराएं अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ लगाई गई हैं। यानी एफआईआर लिखने वाले को भी पता नहीं है कि इसका दोष किसके मत्थे मंडना है, इसका दोषी कौन है। और जब मामले को दबाना होता है तो उसकी पहली कड़ी ये होती है कि एफआईआर में लिख दिया जाता है कि अज्ञात लोगों के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज की जा रही है। हमें भी नहीं पता किसके खिलाफ, और वो अज्ञात लोग हमेशा अज्ञात ही रहते हैं। इस बात को सब जानते हैं कि दिल्ली एयरपोर्ट के संचालन का कॉन्ट्रैक्ट दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड नाम की कंपनी के पास है। इस कंपनी में सबसे ज्यादा 64% हिस्सेदारी जीएमआर ग्रुप की है, 26% हिस्सेदारी एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की है यानी भारत सरकार की है, और 10% हिस्सेदारी जर्मनी की एक कंपनी की है। और पिछले साल इन कंपनियों और भारत सरकार को इस एयरपोर्ट से आप जानते हैं कितनी कमाई हुई थी? 4,254 करोड़ रुपए की कमाई हुई थी। इन सारे लोगों को मिलकर 4,500 करोड़ रुपए इन्होंने कमा लिए। लेकिन तब भी इसकी सुरक्षा के लिए एक पैसा इनसे निकलता नहीं। सोचिए, जिस एयरपोर्ट से ये कंपनियां 4,500 करोड़ रुपए से ज्यादा कमा रही हैं, क्या उस एयरपोर्ट की छत गिरने के लिए सिर्फ बारिश की बूंदें जिम्मेदार हो सकती हैं, या फिर यहां बेईमानी की बारिश का नाम देकर सारे दाग धोने की कोशिश हो रही है? नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा है कि इस घटना में जान गंवाने वाले टैक्सी ड्राइवर को 20 लाख रुपए दिए जाएंगे और घायलों को 3 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या इस मुआवजे से सिस्टम में बेईमानी की जो लीकेज हो रही है वो बंद हो पाएगी? Structure has been built in 2009, and what we have asked the DIAL, Delhi International Airport Limited, also is to do a verification inspection from their side. But we are not just leaving it up to themselves. The ministry, from the ministry, we have DGCA also, which underlooks the safety aspect. So they will also be supervisioning this inspection, and they will also give us a report. And from our ministry side, I can assure you that this is taken as a very serious incident also, not just in this airport, but across the country. Any airports that are with similar structures, we will have to go through them all again.
हमारे देश के सिविल एविएशन मिनिस्टर राम नायडू देखिए वैसे मेहनत तो बहुत कर रहे हैं। वो सिर्फ 36 साल के हैं, पहली बार केंद्रीय मंत्री बने हैं और मंत्री बने उन्हें सिर्फ 24 दिन हुए हैं और 24 दिन के अंदर ही उनके विभाग में इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई। इसलिए इस दुर्घटना का दोष उन्हें तो नहीं दिया जा सकता क्योंकि उन्हें तो अभी आए हुए मुश्किल से 24 दिन हुए हैं। अभी तो वो समझ ही रहे होंगे कि ये पूरा मंत्रालय चलता कैसे है, लेकिन उससे पहले ही उनके जो पूर्वज हैं इस मंत्रालय में, यानी उनसे पहले जो मंत्री रहे हैं, आज से 10 साल 20 साल 30 साल पहले के वाले जो मंत्री हैं, जो वो काम करके गए हैं, उनके कर्मों की सजा आज राम नायडू को भुगतनी पड़ रही है। हमारे देश में जो सबसे बड़ा फ्रॉड और धोखा है, आज एक नई बात हम आपको बता रहे हैं। इस फ्रॉड और धोखे का नाम है इंफ्रास्ट्रक्चर का फ्रॉड और इस बात को आप दो और खबरों से आज समझ सकते हैं। इनमें पहली खबर मध्य प्रदेश से है, जहां सिर्फ 3 महीने पहले बने जबलपुर एयरपोर्ट के एक नए टर्मिनल की छत बारिश के कारण ढह गई और इस घटना में कई लोग बाल बाल बच गए। तस्वीरें देखिए, ये जबलपुर का एयरपोर्ट है। इस टर्मिनल को बनाने पर 450 करोड़ रुपए खर्च हुए थे और खुद प्रधानमंत्री मोदी ने इस एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन किया था, लेकिन 27 जून को सिर्फ बारिश का पानी भरने के कारण इस एयरपोर्ट की छत ढह गई और इससे आप समझ सकते हैं कि हमारे देश में विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर लोगों के साथ कितना बड़ा धोखा होता है। अरे उसको क्या बोलना बेचारे को, ऊपर से फटा पानी पूरा अंदर आ गया सर। हाँ थोड़ी देर के लिए हमारे साथ अयोध्या चलिए, जहां पिछले साल दिसंबर 2023 में जब राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला था, उससे कुछ महीने पहले अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का पुनर्निर्माण होने के बाद इस नए रेलवे स्टेशन का उद्घाटन हुआ था और उस समय इस रेलवे स्टेशन की तस्वीरों को देखकर सब लोग हैरान थे। इतनी शानदार तस्वीरें, ऐसा लगता था जैसे कोई वर्ल्ड क्लास हवाई अड्डा है और लोग कह रहे थे कि ये रेलवे स्टेशन बड़े बड़े देशों के हवाई अड्डों को भी टक्कर दे रहा है। देखिए, ये है हमारा भारत, हमारी टेक्नोलॉजी देखिए, हमारे नए रेलवे स्टेशंस देखिए, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए और हमारे रेलवे स्टेशन देखिए, कितना शानदार काम हुआ है। लेकिन पिछले हफ्ते अयोध्या में बारिश होने के बाद इस रेलवे स्टेशन की भी एक दीवार ढह गई, जिसके बाद इस रेलवे स्टेशन का निर्माण कार्य जो हुआ उस पर भी बेईमानी के आरोप लगने लगे। हालांकि रेलवे स्टेशन का कहना है, रेलवे का कहना है कि जिस दीवार को नुकसान हुआ वो इस रेलवे स्टेशन की मुख्य दीवार नहीं थी। लेकिन आज आप ये सोचिए कि हमारे देश में ऐसा कौन सा निर्माण हो रहा है कि कुछ समय पहले बने एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बड़े बड़े पुल, बड़ी बड़ी सड़कें कुछ घंटों की बारिश भी झेल नहीं पा रही हैं। देखिए, ये बीम है सर, 2 जगह बीम है सर, एक ये है और एक कॉलम है। ये डिजाइन आज बड़ा सवाल यह है कि हमारे देश की अलग अलग सरकारों में जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर बना, वो इंफ्रास्ट्रक्चर आखिर मजबूत क्यों नहीं है। आपने देखा होगा आए दिन हमारे देश में नई सड़कें टूट जाती हैं, पुल टूट जाते हैं, एयरपोर्ट्स टूट जाते हैं, रेलवे स्टेशंस में दरार आ जाती है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जो बनाई जाती हैं उनमें दरारें आ जाती हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं। आखिर हमारे देश में ये कौन से इंजीनियर हैं, ये कौन सी व्यवस्था है, ये कौन से कॉन्ट्रैक्टर हैं, ये कौन सी कंपनियां हैं जो इस तरह के पुल बना रही हैं। पैसा हम उतना ही खर्च कर रहे हैं,
हजारों लाखों करोड़ रुपए हम खर्च कर रहे हैं सड़क बनाने पर, पुल बनाने पर, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन बनाने पर। हम ये भी कहते हैं कि ये वर्ल्ड क्लास है। लेकिन कमाल की बात है, जबकि इसी देश में मुगलों, हिंदू राजाओं और अंग्रेजों के जमाने में जो पुल बने थे, जो इमारतें बनी थी, बड़े बड़े भवन बने थे, जो किले बने थे, वो आज भी उसी रूप में वैसे ही सुरक्षित खड़े हैं। उनकी ना तो छत ढही, ना उनके अंदर कोई दरार आई, ना उनमें अंदर पानी आता है। मुगल बादशाह शाहजहां ने वर्ष 1648 में आगरा में ताजमहल का निर्माण करवाया था और 376 वर्षों के बाद भी आज ये ताजमहल उसी रूप में सुरक्षित खड़ा है, उतना ही खूबसूरत दिखता है। इसमें कोई दरार नहीं है, यहां कोई पानी नहीं भरता, आप देख सकते हैं। मुगलों ने ही वर्ष 1648 में दिल्ली में लाल किले का निर्माण करवाया था। यह लाल किला भी आज 376 वर्षों के बाद उसी रूप में पूरी तरह से सुरक्षित खड़ा हुआ है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने वर्ष 1674 में रायगढ़ किले का पुनर्निर्माण करवाया था और आज भी यह किला 350 वर्षों के बाद वैसे ही सुरक्षित खड़ा है। इसी तरह अंग्रेजों ने वर्ष 1942 में कलकत्ता में हुगली नदी पर हावड़ा ब्रिज का निर्माण करवाया था और आज 82 वर्षों के बाद भी अंग्रेजों द्वारा बनाया गया यह हावड़ा ब्रिज पूरी तरह से सुरक्षित है और लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। यह सब कुछ हमारे देश में है। हमारे देश में ऐसे 25 से ज्यादा पुल हैं जो अंग्रेजों के जमाने में बने थे, जिनका निर्माण 80 से 100 साल पहले हुआ, लेकिन इसके बावजूद ये पुल अब भी सुरक्षित हैं और आज भी हमारे देश के लोग इनका इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो सड़क, बिल्डिंग्स, पुल हमने आजादी के बाद बनाए, वो इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बीमार और कमजोर निकल रहा है कि आज भी सरकार अपने बनाए गए पुल, सड़कों, इमारतों, हवाई अड्डों और रेलवे स्टेशन की मरम्मत पर ही पैसा खर्च करती रह जाती है और उसके बाद भी ये सुधरते नहीं। जो नए पुल और दूसरे ढांचे बनाए जाते हैं वो भी ज्यादा दिन चल नहीं पा रहे और इसका कारण यही है कि हमारे देश में निर्माण कार्यों में सबसे ज्यादा बेईमानी होती है और यह वही बेईमानी है जिसमें जनता की भलाई के नाम पर एक पूरा की पूरा भ्रष्ट सिस्टम रिश्वत की मलाई खाता है और बेईमानी के सीमेंट से ये इमारतें खड़ी होती हैं। वरना आप खुद सोचिए, क्या हमारे देश में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ये ज्यादा दिन तक क्यों नहीं चलता? समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक वीडियो ट्वीट किया है, एक सोशल मीडिया पर एक तस्वीर डाली है उन्होंने। ये अयोध्या के एयरपोर्ट की है, वो भी हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये अयोध्या का एयरपोर्ट है जो पानी में डूबा हुआ है। अब आप देखिए, थोड़ी देर पहले इसकी तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी। यह अयोध्या का रेलवे स्टेशन है और एक ही बारिश में इसकी भी क्या हालत हो गई। कुछ जो हमने आपको उदाहरण दिए, जो 300, 350 साल पुराने इमारतें हैं, किले हैं, पुल हैं, उस समय हमारे देश में कोई आईआईटी नहीं था। उस समय हमारे देश में इंजीनियरिंग की जो टेक्नोलॉजी थी ये भी ऐसी नहीं थी, ना इतना पैसा था, ना इतना इंफ्रास्ट्रक्चर था। उसके बावजूद ये क्या कारण है कि उस जमाने की जो पुरानी बिल्डिंग्स हैं, आपके शहर में भी बहुत सारी ऐसी पुरानी बिल्डिंग्स होंगी, बहुत सारे पुरानी इमारत होंगी जो आजादी से पहले की होंगी और आज भी मजबूती के साथ वो खड़ी हुई है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके घर बड़े पुराने होंगे, जो हमारे दर्शक इस समय देख रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोगों के घर ऐसे होंगे जो शायद आजादी से पहले आपके दादा या परदादा ने बनवाए होंगे और उनमें आप आज भी रहते होंगे, लेकिन वो घर आज की अपार्टमेंट से, आज के फ्लैट से या आज बनने वाले मकानों से कहीं ज्यादा मजबूत हैं, कहीं ज्यादा सुरक्षित हैं। जबकि टेक्नोलॉजी आज की ज्यादा बेहतर मानी जाती है। आज हमारे पास बेहतर सुविधाएं हैं, आज हमारे पास बेहतर मशीनें हैं, आज हमारे पास काम करने वाले लोग पहले के मुकाबले ज्यादा हैं, बेहतर क्वालिफाइड हैं। तो फिर ऐसा क्या है, जरा आप भी सोच के देखिएगा। और आज हम हमारे देश की तमाम सरकारों को, चाहे वो राज्यों की सरकारें हों, केंद्र सरकारें हों, विपक्ष की सरकारें हों, सबको एक बात बताना चाहते हैं और एक सवाल देना चाहते हैं कि जब आजादी से पहले बने हुए इतने अच्छे जो पुल हैं, इमारतें हैं, ये सब इतनी अच्छी स्थिति में आज खड़ी हुई हैं, तो हमने जो नए प्रोजेक्ट्स बनाए हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर, वो प्रोजेक्ट चल क्यों नहीं पा रहे? आप देखिए, हमारे देश में फ्लाईओवर्स बनते हैं, बड़े बड़े एक्सप्रेस वेज बन रहे हैं, वो भी एक बारिश में खत्म हो जाते हैं।
तो एक बहुत बड़ा सवाल है जो आपको यह बताता है कि आजादी के बाद से हमारे देश में जो भी सरकारें आई, उन्होंने जिन प्राइवेट कंपनियों को ये कॉन्ट्रैक्ट्स दिए, जिन इंजीनियर्स को इन कॉन्ट्रैक्ट्स को पूरा करने के लिए लगाया, वो लोग लापरवाह नहीं थे। लापरवाही होती तो शायद हम एक बार को माफ भी कर दें, लेकिन ये लापरवाही नहीं है, ये बेईमानी है। और अब हमारे देश के लोगों की हत्या इस इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए हो रही है और आए दिन इस वजह से हमारे देश का कोई ना कोई नागरिक मारा जा रहा है, घायल हो रहा है। और ये सारे वो लोग हैं जिनके पैसे से, जिनके टैक्स में दिए गए पैसे से ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होता है। वर्ष 2020 में आई एक रिपोर्ट में यह बताया गया था कि देश में जब कोई पुल, सड़क, हाईवे, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, कोई सुरंग, अस्पताल या स्कूल बनता है तो उस इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में जितना पैसा खर्च होता है उसमें अधिकतम 30% पैसा रिश्वतखोरी और कमीशन में चला जाता है। और हमारे देश में सरकार जो पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करती है उसमें से हर साल अधिकतम 6 लाख करोड़ रुपए, यानी देश के रक्षा बजट के बराबर पैसा सिर्फ रिश्वतखोरी और बेईमानी में चला जाता है। और यही वजह है कि सरकार द्वारा बनाया गया इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा दिन तक चल नहीं पाता और उसकी हवा निकल जाती है। और इस लीकेज को कोई भी सरकार आज तक रोक नहीं पाई। सबसे बड़ी बात यह है कि घटिया और खराब गुणवत्ता के इंफ्रास्ट्रक्चर की पोल खोलने वाला यह मौसम असल में बेईमान नहीं होता। दिल्ली भारत की राजधानी है। दिल्ली को दिलवालों की दिल्ली कहा जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि इस दिल्ली शहर को हर मौसम में इतने हार्ट अटैक क्यों आ जाते हैं? एक बारिश आई और दिल्ली को हार्ट अटैक आ गया। दिल्ली पूरे 12 महीने हर मौसम में बीमार क्यों रहती है? और बीमार क्यों है कि ये ना तो हीट वेव को झेल पाती है। कुछ दिन पहले तक दिल्ली गर्मी से संघर्ष कर रही थी और गर्मी से बचने का कोई तरीका नहीं था। बिजली की भी कमी पड़ गई थी और ना ही ये दिल्ली बारिश को झेल पाती है। अब लोग सोच रहे हैं कि गर्मी इससे बेहतर थी या अब जब बारिश आई है वो उससे बेहतर है। और इस बार भी मानसून की पहली बारिश ने दिल्ली का दम निकाल दिया और दिल्ली अब एक दरिया दिल्ली बन चुकी है। इस दरिया दिल्ली की कहानी को आप इन 2 तस्वीरों से समझिए, जिनमें एक तस्वीर है वर्ष 1990 की, जब दिल्ली के मिंटो ब्रिज के नीचे अंडरपास में पानी भर गया था, और दूसरी तस्वीर है आज की, यानी 28 जून 2024 की। और आज भी मिंटो ब्रिज की स्थिति वैसी की वैसी ही है जैसी 1990 में थी। और इससे आप समझ सकते हैं कि हमारे देश की सरकारों ने दिल्ली के लिए कभी भी कुछ किया ही नहीं। और जो दिल्ली सिर्फ एक हफ्ते पहले गंभीर जल संकट का सामना कर रही थी और दिल्ली की जल मंत्री आतिशी खुद पानी की मांग को लेकर अनशन पर बैठ गई थी कि हमें पानी दिया जाए, हरियाणा से कह रही थी कि हमें पानी दीजिए, दिल्ली के लोग प्यासे मर रहे हैं। आज स्थिति यह है कि दिल्ली के जल मंत्री के घर में ही बारिश का खूब सारा पानी जमा हो गया और लोग कहने लगे कि क्या आतिशी अब अपने घर में पानी जमा होने के खिलाफ भी अनशन पर बैठेंगी? कोई बात इस वक्त हम दिल्ली सरकार की पीडब्ल्यूडी मंत्री आतिशी के आवास के बाहर मौजूद हैं। यहाँ पर आप तस्वीरें देखिए, पानी भरा हुआ है और ये गाड़ी यहाँ आप देखिए कि इस जल भराव से गुजर रही है। और ये जो हालात हैं आपको दिखाते हैं कि ये जो पूरी लेन है यहाँ पर जल भराव की स्थिति बनी हुई है। जो कर्मचारी हैं वो जल भराव निकासी के लिए जद्दोजहद करते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर आप देखें तो यहाँ पर जो हालात हैं वो कहीं ना कहीं इस बात को दर्शाते हैं कि किस तरह पूरी दिल्ली में इस जलभराव ने लोगों को परेशान किया है। दिल्ली में एक जगह है जिसे हम लटियंस दिल्ली कहते हैं। ये जो लटियंस का इलाका है ये दिल्ली का सबसे वीआईपी इलाका है, क्योंकि इसी इलाके में दिल्ली के तमाम बड़े बड़े मंत्री रहते हैं, बड़े बड़े जज रहते हैं सुप्रीम कोर्ट के, केंद्रीय मंत्री और सांसदों के घर भी, उनके जो सरकारी बंगले हैं वो सारे इसी इलाके में। और आज इन बड़े बड़े मंत्रियों के घरों में, सांसदों के सरकारी बंगलों में पानी भर गया। कांग्रेस के नेता शशि थरूर को तो यह भी कहना पड़ा कि अब शायद उन्हें
नाव लेकर संसद भवन जाना पड़ेगा, क्योंकि सड़कें बारिश के पानी में जल समाधि ले चुकी हैं। उन्होंने एक तस्वीर सोशल मीडिया पर डाली जो मैं बड़ी स्क्रीन पर आपको दिखाता हूं। देखिए, ये शशि थरूर कह रहे हैं कि मेरे घर के बाहर इस समय ये स्थिति है, मुझे संसद भवन जाना है, मैं जाऊं तो कैसे जाऊं, और शायद मुझे एक नाव की जरूरत पड़ेगी। ये शशि थरूर के घर के बाहर सड़क की स्थिति आप देख सकते हैं, पानी में डूबी हुई है। कांग्रेस पार्टी के एक और सांसद मनीष तिवारी आज कुछ इस तरह से अपने घर से बाहर निकले और अपनी गाड़ी में बैठकर किसी तरह मुश्किल से संसद भवन जाते हुए नजर आए। उन्होंने भी ये तस्वीर सोशल मीडिया पर डाली है। मैं चाहूंगा आप एक बार फुल स्क्रीन पर, बड़ी स्क्रीन पर इसको देखिए ताकि आप समझ पाएं। जिस व्यक्ति को आप पीछे से देख रहे हैं, ये मनीष तिवारी हैं, कांग्रेस पार्टी के सांसद। समाजवादी पार्टी के सांसद राम गोपाल यादव के घर में भी आज पानी भर गया, जिसके बाद कुछ लोगों ने उन्हें अपने गोद में उठाकर उनकी गाड़ी में बैठाया और इसके बाद राम गोपाल यादव किसी तरह संसद तक पहुंच पाए। ये तस्वीरें भी आज आपको ध्यान से देखनी चाहिए। ये असल में एनडीएमसी तैयार नहीं रहता है। इतना लेट बारिश हुई, इसके बाद भी इन्होंने नालियां साफ नहीं की। जहां चोक होता है सारे पुराने कर्मचारियों को मालूम है, अगर उसको साफ कर दे तो कभी ये नौबत ना आए। मैं इस वक्त प्रोफेसर राम गोपाल यादव के लोधी रोड स्थित इस घर पर मौजूद हूं और यहां पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि पंप के जरिए किस तरीके से यहां पर पानी निकाला जा रहा है। एनडीएमसी ने सुबह से ही यहां पर पंप लगाया हुआ है और आप देखिए कि पंप के जरिए पूरी तरीके से घर के अंदर का पानी इस वक्त निकाला जा रहा है। अब आपको घर के अंदर के हालात यहां पर दिखाते हैं कि पूरा आप देखिए कि ये घर के अंदर की जो स्थिति है, यहां पूरी तरीके से पानी भरा हुआ है। पहले जब इस तरह की स्थितियां हुआ करती थीं तो नेताओं को, बड़े बड़े सांसदों को, मंत्रियों को आम जनता का दुख समझ में नहीं आता था। लेकिन आज एक खास बात ये हुई कि नेता चाहे किसी पार्टी के हों, चाहे वो आम आदमी पार्टी के हों, चाहे वो कांग्रेस के हों, समाजवादी पार्टी के हों, बीजेपी के हों, किसी भी पार्टी के नेता हों, मंत्री हों, सबके घरों में पानी घुसा, सबका फर्नीचर खराब हुआ, सबके घर बर्बाद हो गए और आज सब ने इस बाढ़ का मजा चख लिया। और उन्हें ये समझ में आया कि जब हमारे देश में पूरे साल आम जनता इस तरह की बाढ़ से, बारिश के पानी से परेशान रहती है तो उनका दिन कैसा गुजरता है, उनकी रात कैसे गुजरती है। एक आम जनता का दर्द आज इन सारे नेताओं ने सह लिया होगा और असल में ये जो स्थिति है, आज उस स्थिति के लिए ये सारे ही नेता जिम्मेदार हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, क्योंकि ये वो नेता हैं जिनकी कभी ना कभी इस देश में, दिल्ली में सरकारें रही हैं। दिल्ली में बीजेपी की सरकार भी रही है, कांग्रेस की सरकार भी रही है और अब आम आदमी पार्टी की सरकार है। दूसरे इलाकों को भी अगर आप देखें राज्यों में, वहां तमाम पार्टियों की सरकारें रही हैं, लेकिन इन सरकारों ने और इन नेताओं ने कभी भी किसी के लिए कोई काम नहीं किया। और यही वजह है कि 50 साल पहले भी यही तस्वीर थी दिल्ली की और आज भी यही तस्वीर है। और अगर इन नेताओं ने कोई काम किया होता तो आज इनके घरों में पानी ना भरता। आज बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि जब देश का कर्तव्य पथ, शांति पथ, केंद्रीय सचिवालय, उद्योग भवन, कृषि भवन, अकबर रोड और फिरोजशाह रोड जैसे जो बड़े बड़े जगहें हैं जहां पर बड़े बड़े मंत्री रहते हैं, जहां पर केंद्र सरकार के बड़े बड़े दफ्तर हैं, अगर ये भी पानी में डूब जाएं और जब सड़कों पर लोग बोटिंग करते हुए नजर आएं तो समझ लीजिए कि आप दिल्ली में हैं और दिल्ली में आपका स्वागत है, क्योंकि ऐसा सिर्फ दिल्ली में ही मुमकिन है जो देश की राजधानी होते हुए भी इतनी बदहाल है। अब आप सोचिए, ऐसी स्थिति में अगर हमारी दिल्ली में G20 समिट हुआ होता, कोई अंतर्राष्ट्रीय समिट इस समय चल रहा होता, कोई बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय इवेंट इस समय चल रही होती। हम सपने तो देखते हैं ओलंपिक खेल अपने देश में करवाने के। अगर यहां ओलंपिक खेल चल रहे होते, एशियाई खेल चल रहे होते, कोई और बहुत बड़ा टूर्नामेंट चल रहा होता, तब क्या मुंह दिखाती भारत की सरकार और क्या मुंह दिखाती दिल्ली की सरकार। ये तस्वीरें आज आप देख लीजिए, ये सारी भारत की राजधानी दिल्ली की तस्वीरें हैं, अलग अलग क्षेत्रों की, अलग अलग जगहों की। जगह अलग हैं
लेकिन तस्वीरें एक जैसी हैं। जब अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने दिल्ली की जनता से 2 बड़े वायदे किए थे। आज तो वो तिहाड़ जेल में बैठे हैं, इसलिए पता नहीं उन्होंने ये तस्वीरें देखी हैं नहीं। उनका पहला वादा था कि वो दिल्ली के कोने कोने तक पानी पहुंचा देंगे, और दूसरा वादा था कि वो दिल्ली को झीलों का शहर बना देंगे। जो आज जब आप भारी बारिश के बाद इन तस्वीरों को देखेंगे तो आपको लगेगा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपना ये वादा पूरा कर दिया। घर घर तक पानी भी पहुंच गया और दिल्ली झीलों का शहर भी बन गया। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के कनॉट प्लेस के पास आउटर सर्कल पर, और ये सामने आप देखिए ये मिंटो रोड का इलाका है, और यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से सामने पूरा पानी आपको दूर दूर तक नजर आएगा। ये पूरी तरीके से पानी से ये इलाका भर गया। और ये आप देखिए आउटर सर्कल की तस्वीरें हम आपको यहाँ पर अगर दिखाएं तो किस तरीके के हालात यहाँ पर कनॉट प्लेस में आउटर सर्कल पे है। इस वक्त हम आईटीओ चौराहे पर मौजूद हैं और आप देखिए यहाँ की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से पहली बारिश में ही ये पूरा इलाका आप देख सकते हैं। आईटीओ जो मेन रेड लाइट वाला इलाका है वो पानी पानी हो गया है। चारों तरफ आपको पानी नजर आएगा, दोनों तरफ रोड के। सीलमपुर मेट्रो स्टेशन पर मौजूद हैं और मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा कि एक बार यहाँ की तस्वीरें दिखाएं। जो जल भराव है वो कितना यहाँ पर हुआ है। लगातार हम तस्वीरें सुबह से कवर कर रहे हैं इलाके के जल भराव की, और फिलहाल हम सीलमपुर मेट्रो स्टेशन पर मौजूद हैं और तस्वीरें एक बार कहूँगा कैमरा पर्सन से मेट्रो स्टेशन की तरफ दिखाएं। जो राहगीर हैं, जो मेट्रो स्टेशन तक पहुँचने वाले पैसेंजर्स हैं, वो किस तरह से वहाँ तक पहुँच रहे हैं। हम दिल्ली के तुगलकाबाद गांव में हैं, जहां पर भी बारिश के बाद भारी जल भरा हुआ है। वहां की तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं। आप देख सकते हैं किस कदर जो है जल भरा हुआ है, और इस जल भराव से जो गाड़ियां हैं, जो लोग सुबह हुआ है तो निकल रहे हैं, तो उनको किस तरीके से वाटर लॉगिंग का है इस समस्या से जूझना पड़ रहा है, उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। यहाँ से संसद की भी दूरी बहुत ज्यादा नहीं है, करीब 300 से 400 मीटर के आसपास है। तब भी यहाँ पानी की देखरेख और यहाँ पर जिस तरीके से जल जमाव हो रहा है उसको रोकने में एनडीएमसी के जो लोग हैं वो कामयाब नहीं हो पाए हैं। और आप देखिए कि पूरा किस तरीके से इस पूरे इलाके में पानी भरा हुआ है। इस वक्त हम मौजूद हैं मादीपुर विधानसभा इलाके के पंजाबी बाग में, और अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा तो ये जो प्रमुख सड़कें हैं, ये वेस्ट पंजाबी बाग की सड़क नंबर 33, इस सड़क का हाल जरा देख लीजिए। ये सड़क बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ समंदर बना हुआ है। वहीं दूसरी तरफ कोठी के ठीक सामने आप देखें कि ये कॉलोनी है, जे कॉलोनी है, और साथ में जो है सो दूसरी कॉलोनी है। यहाँ हाल देखिए, एक व्यक्ति अपने घर के आगे से गमले हटा रहे हैं, क्योंकि जो पानी की लहरें जब गाड़ियां जाती हैं तो ये लहरें किसी समुंदर की लहरों से कम नहीं है, और इनके घरों में जो है सो पानी घुसा हुआ है। और ये कितने परेशान हैं, आप देख सकते हैं कि इनके घर के अंदर जो है सो पानी है, पानी भरा हुआ है। कल से बहुत बुरा हाल हो रहा है। किसको परेशान, इतनी परेशानी है, सारा राशन गीला हो गया घर में, कहाँ जाएंगे बताओ। तो जो लोग दिल्ली में रहते हैं वो आज अपने आप से भी पूछ रहे हैं कि हमसे क्या भूल हुई कि हम दिल्ली में रह रहे हैं, कि हमें दिल्ली में रहने का ये मौका मिला। और दिल्ली वाले तो पछता रहे हैं कि वे ऐसे शहर में रहते हैं, सोचकर क्या आए थे और यहाँ हो कुछ और ही रहा है। और
हमारे जो दर्शक दिल्ली में नहीं रहते हैं वो आज शुक्रगुजार होंगे। जैसे अंग्रेजी में कहते हैं शुक्र है आज शुक्रवार है, वैसे ही दिल्ली के बाहर के दर्शक ये सोच रहे होंगे इस समय कि शुक्र है हम दिल्ली में नहीं रहते। और इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो हमने आपको आज बताया, इंफ्रास्ट्रक्चर में इतनी बेईमानी है, कंस्ट्रक्शन में इतनी बेईमानी है, आपने देखा होगा। ये बेईमानी असल में हमारे देश को खोखला कर रही है और ये बेईमानी सबको दिखाई दे रही है, ये अव्यवस्था दिखाई दे रही है, ये भ्रष्टाचार हर सीजन में, हर मौसम में, चाहे गर्मी का मौसम हो, चाहे बरसात का मौसम हो, चाहे सर्दी का मौसम हो, हमें दिखाई देता है कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहा है उसमें बेईमानी हो रही है। और सबसे ज्यादा पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर में ही लोग कहते हैं, ऐसा बताया जाता है। और आपने भी देखा होगा, हमारे जो बिल्डर भाई हैं उन्हें शायद हमारी ये बात बुरी लग जाएगी, लेकिन अक्सर ये बात कही जाती है कि इसीलिए हमारे देश के जो बिल्डर्स हैं वो इतने अमीर हैं। बिल्डर्स के पास माना जाता है बड़ा पैसा होता है, क्योंकि इस काम में मुनाफा बहुत ज्यादा है। और मुनाफा जब ज्यादा कमाया जाता है तो क्या होता है, ये आज हम आपको दिखा रहे हैं। हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया गया कि जीवन यापन और कॉस्ट ऑफ लिविंग के हिसाब से मुंबई के बाद दिल्ली देश का दूसरा सबसे महंगा शहर है। लेकिन सोचिए, जिस शहर को हीट वेव से भी हार्ट अटैक आ जाए, जो शहर मानसून की पहली बारिश में रहने लायक ना बचे, अगर वो कॉस्ट ऑफ लिविंग के मामले में इतना महंगा शहर है तो हमारे देश की क्या स्थिति होगी। दिल्ली में आई इस बाढ़ के मुख्य रूप से 3 कारण हैं। पहला, दिल्ली में सामान्य से ज्यादा बारिश होना। मौसम विभाग के मुताबिक 88 वर्षों के बाद जून के महीने में दिल्ली में सबसे ज्यादा बारिश पिछले 24 घंटों में हुई है, 228.1 मिलीमीटर बारिश। दूसरा कारण, भ्रष्टाचार और सरकार और नगर निगम की लापरवाही। देखिए, जो डेडली कॉम्बिनेशन होता है ना, वो है भ्रष्टाचार और फिर ऊपर से लापरवाही। दिल्ली में 4 फीट गहरे 700 से ज्यादा नाले हैं, जिनमें से यह दावा है कि दिल्ली सरकार और नगर निगम ने 150 नालों की भी सफाई नहीं कराई और दिल्ली को डूबने के लिए ऐसे ही छोड़ दिया। क्योंकि ये जो बारिश का पानी है इसका निकास नहीं हो रहा, क्योंकि निकास के लिए जो जगह बनाई गई है, जो रास्ता बनाया गया है, वो तो जैम हो चुका है, वो चोक हो चुका है, क्योंकि उसकी सफाई नहीं हुई और उसमें कचरा फंसा हुआ है। तीसरा कारण है दिल्ली की बीमार ड्रेनेज व्यवस्था, ड्रेनेज सिस्टम। दिल्ली का मौजूदा ड्रेनेज सिस्टम 48 साल पुराना हो चुका है। ये 1976 में बना था, जब दिल्ली की आबादी सिर्फ 60 लाख थी। अब दिल्ली की आबादी लगभग 2.5 करोड़ है, लेकिन इन 2.5 करोड़ लोगों के लिए ड्रेनेज सिस्टम वही पुराना 1976 के जमाने का चल रहा है। दिल्ली नगर निगम की मेयर शैली ओबरॉय ने इसी महीने की 18 जून को कहा था कि नगर निगम ने मानसून से निपटने की सारी तैयारियां कर ली हैं और इस बार जब बारिश होगी तो दिल्ली के लोग खूब एंजॉय करेंगे। देखिए उन्होंने क्या कहा था 18 जून को, और यह भी देख लीजिए कि दिल्ली के लोग आज कैसे एंजॉय कर रहे हैं। नगर निगम के तमाम अधिकारियों को मैं धन्यवाद करना चाहूंगी कि पूरे एक्शन प्लान पे 85 और 92% काम करके दिल्ली की जनता को राहत देने के लिए जो काम कर रहे हैं, तमाम अधिकारियों को और कर्मचारियों को मैं धन्यवाद करना चाहूंगी और साथ ही दिल्ली की जनता को आश्वासन देना चाहूंगी कि इस बार दिल्ली की जनता मॉनसून एंजॉय करेगी। तो देखिए दिल्ली की जनता मॉनसून कितना एंजॉय कर रही है। हमारे देश के जो बड़े बड़े नेता हैं, जब वो इस तरह के बयान देते हैं, इससे 2 बातें समझ में आती हैं। पहली तो ये कि उन्हें कोई जानकारी ही नहीं है, उन्हें कुछ पता ही नहीं है कि उनके विभाग में चल क्या रहा है। उन्होंने अपनी आंखों पर पट्टी बांध रखी है, अज्ञानी है, अज्ञानता से भरे हुए हैं। और दूसरा ये कि जानते सब कुछ हैं लेकिन झूठ बोल रहे हैं। अभी आप तय कर लीजिए, आपको लगता है ये अज्ञानी है, इन्हें पता नहीं होगा, या फिर ये झूठ बोल रहे हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कैसे अब बीजेपी को उसी की बुलडोजर वाली भाषा में बुलडोजर का जवाब बुलडोजर से दे रही है। और पश्चिम बंगाल में अब ममता का बुलडोजर ट्रेंड कर रहा है, जैसे यूपी में योगी का बुलडोजर ट्रेंड करता है। बीजेपी का आरोप है कि कोलकाता पुलिस ने टीएमसी के दबाव में बीजेपी के पार्टी दफ्तर पर बिना नोटिस दिए बुलडोजर चला दिया और बीजेपी के दफ्तर को जंगदोज कर दिया, क्योंकि टीएमसी के नेता बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को सबक सिखाना चाहते हैं। जबकि टीएमसी का कहना है कि यह दफ्तर कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट की जमीन पर अतिक्रमण करके बनाया गया था, जिसकी वजह से इस दफ्तर पर बुलडोजर चलाकर इसे ध्वस्त कर दिया गया। सोचिए, जब बीजेपी शासित राज्यों में
किसी अवैध ढांचे पर बुलडोजर चलता है तो पूरे देश में इस पर चर्चा होती है और ऐसे मामलों में कुछ लोग हाई कोर्ट पहुंच जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि हमारे देश का जो कानून है वो कहां गया। कानून अपना काम करना करे, लेकिन ये लोग तो कानून को अपने हाथ में ले लेते हैं, ऐसा कहते हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल में बीजेपी के कार्यालय पर चले बुलडोजर की देश में कहीं कोई चर्चा ही नहीं हो रही और ऐसा लगता है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के बुलडोजर मॉडल से किसी को कोई तकलीफ नहीं है और लोग मानते हैं कि यही असली कानून है। कोलकाता के पोर्ट इलाके में, पोर्ट लेजिस्लेटिव असेंबली का ये इलाका है, तारातला लोकली से कहा जाता है, वहीं पर ही ये एक बीजेपी का पार्टी ऑफिस था और यहाँ के जो बीजेपी के स्थानीय नेता हैं उनका दावा है कि कुछ ही देर पहले यहाँ पे पुलिस आई और यहाँ पे इस जगह को उन्होंने कहा कि कोर्ट का उनके पास ऑर्डर है कि ये इलीगल जगह पे बनाया गया है, ये इलीगल है और इसको तोड़ना है। यहाँ के जो स्थानीय बीजेपी के नेतागण हैं उनका दावा है कि उन्होंने कहा था कि डॉक्यूमेंटेशन दिखाया जाए, लेकिन कोई डॉक्यूमेंटेशन उनको पुलिस के तरफ से और पोर्ट अथॉरिटीज के तरफ से नहीं दिखाया गया और इस पार्टी ऑफिस को तोड़ दिया गया। ये निर्देश में तोड़ा गया, यहाँ का काउंसिलर के निर्देश में, एमएलए के निर्देश में तोड़ा गया। तोड़ा ये आप लोगों को क्या कहा कि रीजन क्या दिखाया कि इस बोला कि कोर्ट का ऑर्डर है, तो हम बोले कोर्ट का ऑर्डर कहाँ का है? कोर्ट का ऑर्डर तो आपका मजरहट का है। आपको ऑर्डर दिखाया गया था? नहीं, ऑर्डर नहीं दिखाया। तो पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है जहां टीएमसी और बीजेपी के बीच जबरदस्त टकराव इस समय चल रहा है। पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनावों के बाद जो हिंसा हुई थी उस पर बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक कमेटी बनाई थी और अब इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में दो बड़ी और चौंकाने वाली बातें कही हैं। पहली बात यह लिखी कि ममता बनर्जी की सरकार में पश्चिम बंगाल एक मिनी पाकिस्तान बन चुका है जहां बीजेपी का समर्थन करने वाले लोगों को गद्दार माना जाता है। इस रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि ममता बनर्जी की सरकार में एक ऐसा माहौल बना दिया गया है कि लोग टीएमसी के अलावा किसी और पार्टी को ना तो समर्थन दे सकते हैं ना उन्हें वोट दे सकते हैं। टीएमसी उम्मीदवारों के खिलाफ चुनाव में नामांकन दायर करना गद्दारी माना जाता है और जो लोग टीएमसी के नेताओं को लोकतांत्रिक तरीके से चुनौती देते हैं उन्हें बाद में सबक सिखाने के लिए सजा भी दी जाती है। नजर और नसीब में एक गहरा रिश्ता है क्योंकि नजर को अक्सर वही पसंद आता है जो नसीब में नहीं होता।